नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PI मीन्स पर्णिका इंस्टीट्यूट पे। मैं यहां पे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपनी हॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए। कहते हैं ना कि जब आप इंटरव्यू में जब जाओगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी वो चीज़ होती है कि अगर आदमी वो ना करे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी भी हॉबी है पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। तो अब जैसे सर्विस कर रहा हूँ तो टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी पढ़ने का पढ़ता हूँ आके। लेकिन वो जो पढ़ता हूँ उसको किसको पढ़ाएं, क्या करें, ये थोड़ा एक मन में अजीब सा विचार रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना YouTube चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया जाए। इसके लिए मेरा एक चैनल है PI के नाम से, पर्णिका इंस्टीट्यूट के नाम से। उस पर मैंने सोचा कि ऑनलाइन कुछ वीडियोस बनाता हूँ। और मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है जब सर्विस के दौरान ज्योग्राफी, तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। और ज्योग्राफी अभी जो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है वो कुछ विशेष एग्ज़ाम जो होने वाले हैं अभी, उसको टारगेट करके पढ़ाना है। उसमें से समय भी कम है, तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स उसमें मैं पढ़ाऊँगा। जैसे अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे आप जानते हैं कि UP PCS का एग्ज़ाम होने वाला है और RO ARO का एग्ज़ाम होने वाला है, प्लस BPSC बिहार PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इन सब परीक्षाओं में आप देखते होंगे ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में कहाँ, ज्योग्राफी में भी कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको आप लोगों के समक्ष 10 या 15 दिन में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और जो मेरा पढ़ाने का टाइमिंग है वो शाम को है 6:30 से लगभग 8 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। उसमें आप लोग ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जो मैंने अभी टॉपिक सोचा है क्या पढ़ाऊँगा, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जैसे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत अच्छा टॉपिक है नदियों का, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको भारतीय नदी तंत्र पढ़ाऊँगा, नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो होता है आपकी वनस्पतियाँ, विश्व की वनस्पतियाँ और भारत की वनस्पतियाँ। उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि विश्व में कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और भारत की वनस्पतियों को भी उसी में हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, मतलब मीन्स पर्यावरण प्लस दूसरा है पारिस्थितिकी। इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है और साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर चौथा जो सेक्शन मैंने सोचा है वो है UP स्पेशल का। UP स्पेशल से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो उसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। और पांचवा BPSC, तो बिहार स्पेशल के जो टॉपिक हैं उसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य है, इसी को मैं उद्देश्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ पढ़ाने के लिए। लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, अन्य लोगों से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका सिलेक्शन तभी होता है जब आपके पास आपका खुद का नोट्स होगा। आप लिखो, क्लास में बैठे हैं भले ऑनलाइन है तो आपको लिखना ज़रूर है, इसलिए कॉपी और पेन लेकर आप बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी हर चीज़ आपको प्यारी होती है, आपका नोट्स होगा तो वो आपका प्यारा होगा, ठीक है। कोई आपको बना बनाया नोट्स दे दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको कॉपी और पेन के साथ बैठना है। ज्योग्राफी की क्लास है तो आपको एटलस भी लिखना है, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको लेकर क्लास में आना है 6:30 बजे से, और जैसे मैं कहूँगा वही से काम करना है। मेरे पास मिनिमम संसाधन है, ज़्यादा संसाधन भी नहीं है कि कोई बड़ा सा स्टूडियो है या कुछ है, तो सब कुछ हमको बोर्ड पे ही आपको दिखाना है, ठीक है। और लिखना भी है, पढ़ाना भी है, तो मैं उस काम को करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बस 1-2 क्लास आप करेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद होंगी, ठीक। तो जैसे मैं अभी जो पढ़ाने का मैं शुरुआत कर रहा हूँ, नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा। जो मेरा पहला टॉपिक होगा भारत की नदियाँ। तो एक शब्द हुआ जैसे नदी। अब आपके सामने एक शब्द आया नदी। जैसे नदी की क्या आपको परिभाषा पता है कि नदी क्या होती है ना, उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। अगर आप हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे शब्दों की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें नदी क्या है, उसकी क्या डिफिनीशन है, आप बताया जाएगा। छोटा शब्द है। फिर दूसरा शब्द आएगा नदी बेसिन। क्या है नदी बेसिन?
फिर आप देखते होंगे नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। चौथा नदी प्रणाली। ये सब नदियों की स्टडी के समय या जब आप नदी पढ़ रहे होते हैं तो ये शब्द उसमें आते हैं, तो इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जब प्रॉपर क्लास होगी मंडे से तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अभी जैसे मुझे पढ़ाना है क्या है, सिंधु नदी, इंडिया की प्रमुख एक नदी है सिंधु, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कैसे इसको पढ़ना है इसको मैं बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप जब मंडे को आएँ तो अपनी कॉपी, पेन और एटलस लेकर ज़रूर आएँ, मेरे साथ उसी तरह से उस नदी को बनाना भी, ठीक है। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, आप इसको देखिए। देखिए, जहाँ से नदी निकलती है, यूँ सिंधु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक। जहाँ से नदी निकलती है उसका, नदी को क्या बोलते हैं, उद्गम, नदी का उद्गम स्थान। तो ये कौन सी नदी है, सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी हमने हेडिंग डाल ली ऐसे। और उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम देखिए, छोटे से हम लोग बड़े तक की तरफ चलेंगे। छोटे से बड़े का मतलब ये है कि छोटे एग्जाम में जैसे पूछा गया तो ये बेसिकली चीन दूसरा देश है, वहाँ से होगी। चीन में कहाँ से होगी, तिब्बत से होगी। तिब्बत में कहाँ से होगी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील में कहाँ से होगी, तो मानसरोवर झील के उत्तर एक स्थान है बोखरचू। बोखरचू नामक स्थान से होगी। ये चूँकि मानसरोवर झील सभी लोग जानते हैं, लेकिन बोखरचू हो सकता है कम लोग जानते हैं, इसलिए आप जो जानिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, बोखरचू। और इसी स्थान को तिब्बत में लोग क्या कहते हैं, सिंगी खवांग। सिंगी खवांग या शेरमुख। शेरमुख, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने अगर बनाया होगा तो उद्गम स्थान क्या हो गया, सिंगी खवांग या शेरमुख या बोखरचू, ठीक है। थोड़ा सा आप पेन को रोकिएगा, 1 सेकंड अपने दिमाग पे वहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा कि ये निकलती कहाँ से, ठीक है। तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कहाँ से निकल रही है, बोखरचू के पास से निकल रही है, वो जो कि तिब्बत में है, तिब्बत चाइना के पास, ठीक है। अब देखिए इंडिया में कहाँ आती है, किस स्थान पे ये भारत में प्रवेश करती है। तो हम भारत का एक इमेजिनरी मैप बना रहे हैं, कोई ऐसा मैप नहीं है, इंडिया का हिस्सा, ठीक है। तो भारत कुछ भारत जैसा लग रहा है, इंडिया का ऊपरी हिस्सा जो कश्मीर है, लद्दाख है, ये सब। तो जहाँ पर ये भारत में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचौक। दमचौक नामक स्थान पे जो है ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है, भारत में आ जाती है, ठीक है ना। अब जब ये आगे बढ़ती है सिंधु नदी, तो इसके किनारे लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी बसी हुई है, उसका नाम है लेह। क्या नाम है, इसको ले ध्यान रखिएगा, जब लेह बनाइएगा तो इसको इस नदी के उत्तर दिशा में बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। एक बार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में एक प्रश्न आया कि लेह जो है सिंधु नदी के उत्तर बसा है या दक्षिण दिशा में बसा हुआ है, ठीक है। अब इसको रटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसको हाथ से बनाए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आंखें बंद करेंगे आपको उत्तर दिशा में दिख रहा है कि उसके उत्तर में स्थित है, क्योंकि आपने उसको हाथ से बनाया। चलिए, अब क्या हुआ, कैसे हम जाने कि ये दाएँ हैं कि बाएँ हैं। तो जैसे हम लोग रीजनिंग में करते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु है ए से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला 4 किलोमीटर, मान लीजिए राहुल उत्तर दिशा में चले, उसके बाद ये अपने दाहिने मुड़ गए। तो दाहिने मुड़ने का मतलब ये होता है कि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो ये दाएं होता है। और अगर हम एंटी क्लॉक घूमें तो ये बायां हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ जैसे कि अपने दाएं मुड़ गया तो हम तुरंत इसको क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएंगे, हाँ। अगर कहता बाएं मुड़ गया तो हम एंटी क्लॉक में घूम जाते, घड़ी की विपरीत दिशा में। ऐसे ही देखिए नदी जा रही है, देखिए नदी जा रही है। अब ये देखिए ले इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दाहिने हो जाएगा, अगर नीचे होता या दक्षिण में होता तो एंटी क्लॉक पड़ता, तो ये हो जाता बाएं।
तो लेह किस दिशा में बसा हुआ है, इसके दाएं दिशा में बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब नदी आगे बढ़ती है तो उसकी एक सहायक नदी है जास्कर। जास्कर आके इससे मिलती है। तो अब ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जास्कर इसकी दाहिने सहायक है या बाएं सहायक है। ठीक है, तो बताइए कौन सी सहायक होगी, बाएं होगी ना, क्योंकि ये नदी इधर से आ रही है, तो नीचे से आ रही है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसकी बाएं सहायक हो गई। फिर एक दाहिनी साइड से, मतलब ऊपर से एक नदी आती है, इसका नाम है स्योक। स्योक नदी आती है ऊपर से। ठीक है, तो ये इसकी दाएं सहायक हो गई, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में आ रही है। स्योक की एक सहायक है नुब्रा। नुब्रा ऐसे स्योक के सहायक है, जो आगे स्योक में मिल जाती है। ठीक है, तो इतना आप पहले बना लीजिए। सिंधु को यहाँ से यहाँ तक खींचिए, उसके बाद लेह को बनाइए इसके उत्तर दिशा में, फिर जास्कर को बनाइए इसे खींच के, फिर स्योक नदी को बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये नदी जो है पुनः भारत से हट के पाकिस्तान में आ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा देश है, पाकिस्तान, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के किस स्थान पे जो है ये पाकिस्तान में जाती है, तो ये है चिल्ला। चिल्ला नामक स्थान से पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। ठीक है, इसके बाद एक यहीं पे थोड़ा सा चिल्ला से पहले ये बनाती है सिंधु गार्ज। क्या बनाती है, सिंधु गार्ज। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया गार्ज। तो गार्ज का मतलब क्या है, तो अभी आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में ये शब्द आएंगे, गार्ज, कैनियन और बी आकार की घाटी। तो नदी जो है जब बहुत एकदम स्ट्रेट ये बनाती है, आई टाइप में एकदम स्ट्रेट, ऊपर से नीचे लगे बिल्कुल जैसे स्ट्रेट है, तो इसको हम बोलते हैं गार्ज। मतलब नदी ऐसे बह रही हो एकदम खाई में, बिल्कुल लगे ऊपर से नीचे तक एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, थोड़ा स्लोप रहेगा, अगर थोड़ा स्लोप बन रहा है दोनों साइड तो इसको कहेंगे कैनियन। ठीक है, जैसे ग्रांड कैनियन जो कोलोराडो नदी बनाती है, कहाँ, यूएसए की एक नदी है ना, कहते हैं ग्रांड कैनियन बनाती है, तो थोड़ा सा उसका स्लोप ज़्यादा होता है। तीसरा है बी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, ये तीन चीज़ें बनती हैं, गार्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी। तो सिंधु यहाँ पर क्या बना रही है, गार्ज, मतलब एक बहुत गहरी खाई बना रही है। ठीक है, ये गहरी खाई कैसे बन रही है, कैसे बन जा रही है, तो यहीं पे आप देखिए ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं, है ना, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो ये सिंधु क्या है, हिमालय को पूरी तरह से काट देती है, मतलब एकदम बिल्कुल हिमालय को काट के बह रही है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या नदी हिमालय के ऊपर चढ़ी होगी ऊपर साइड, फिर उसको काटी होगी? ऐसा संभव नहीं है, वो तो पीछे लौट जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी जो है हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही है। आप लोग सब लोग जानते होंगे, पहले जहाँ आज हिमालय है वहाँ पर पहले कभी टेथीस सागर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आपस में टकराई और हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय धीरे 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 उठता गया और ये नदी इसको काटती गई, काटती गई, काटती गई, काटती गई, काटती गई, और ये हिमालय ऊपर हो गया, यहाँ पे गहरी सी खाई बन गई। इसे क्या कहेंगे, गार्ज। इसीलिए सिंधु कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी, अभी पूछा जाएगा कौन कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, तो पूर्ववर्ती क्या है, अनुवर्ती क्या है, प्रत्यानुवर्ती क्या है, बहुत सारी नदियों के प्रकार हैं। लेकिन ऐसी नदियाँ जिनकी उत्पत्ति जो है किसी पहाड़ या पर्वत से पहले से हो और उसको वो काट के खाई बना दे, तो उसको हम पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। तो ऐसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, अभी आप देखेंगे सतलज भी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है, इंग्लिश में एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंधु गार्ज, ये बनाती है और चिल्ला नामक स्थान से पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बाद फिर ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उसका उद्गम बोखरचू से हुआ, लेह इसके किनारे बसा हुआ है, जास्कर है, स्योक इसकी सहायक नदी है, और एक नदी देखिए यहाँ पे आगेगी, फिर यहाँ पे गिलगित,
अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी जब मंडे से क्लास होगी तो पूरा सिंध को डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो ये आपकी सिंध हो गई, उसकी सहायक गिलगित। फिर और कुछ सहायक नदियाँ हैं इसकी, खुर्रम और गोमल, ठीक है। तो ये इधर से आती हैं, लेकिन इसकी 5 और महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, फिर रावी है, ब्यास है, और ये सतलज है। ये सारी नदियाँ जो है आके चिनाब में मिल जाती हैं, और चिनाब जो है फिर ब्रह्मपुत्र सिंधु में जाके मिल जाती है। तो ये झेलम, चिनाब, ये आपकी रावी, ब्यास, और ये सतलज, ठीक है। देखिए ये भी मानसरोवर के आसपास से निकल रही है, तो दोनों का उद्गम लगभग एक ही जगह पे है। किसका? सिंधु का और सतलज का, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो आपको देखिए सिंधु का एक विशेष स्ट्रक्चर ऐसा बना दिखाई दिया, जैसे हमारी स्केलेटन होती है, हड्डियाँ होती हैं ना, ऐसे सिंधु का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अगर आप हाथ से बनाइए, झेलम बना दीजिए, चिनाब बना दीजिए, रावी बना दीजिए, ब्यास और सतलज, तो जो इसका ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसको कहते हैं नदी प्रणाली, रिवर सिस्टम। और सब ये नदियाँ भी देखेंगे इसकी सहायक उसकी सहायक मिलती हैं, आपस में जाती हैं, तो इसको हम रिवर नदी तंत्र बोलेंगे, रिवर सिस्टम। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको रिवर पैटर्न बोलेंगे, नदी प्रणाली बोलेंगे, ठीक है। नदी बेसिन क्या होती है? जिस रास्ते से नदी बहती है, थोड़ा खाई होती है, जैसे आपके घर में बेसिन होता है, स्थान नीचा होता है, उसको हम लोग नदी बेसिन बोलेंगे, ठीक है। और नदी क्या होती है? नदी पानी का 2 प्रवाह आप देखे होंगे। एक तो जब बारिश का पानी देखते होंगे पूरा फैल के बहता है ना, लेकिन कभी कभी आपने नाली में पानी बहते ही देखा होगा। पानी 2 प्रकार से बहता है, एक नालियों में और एक सीट के रूप में या फैल के बहता है। तो इसको कहते हैं परत प्रवाह, और इसको कहते हैं रैखिक प्रवाह, लीनियर। इंग्लिश में एक शब्द है लीनियर इक्वेशन जैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे रैखिक प्रवाह हो गया, तो पानी की रैखिक प्रवाह को क्या कहा जाता है? नदी। मीन्स जब पानी एक रेखा में बहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नदी कहेंगे। तो ये नदी की डिफिनेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है, जब आप रेगुलर क्लासेस होंगी तो पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको समझेंगे, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उम्मीद क्या 100% श्योर करा रहा हूँ कि जब आप पूरी क्लास एक बार कर लेंगे, अपने हाथ से बना लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मंडे को 6:30 बजे के समय मिलूँगा। आप लोग आइए, अपने मित्रों को भी इनवाइट करिए, सब लोग बैठ के स्टडी करें, ग्रुप डिस्कशन करिए, जिससे जो है इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो, ठीक है। तो कम समय में कैसे मैक्सिमम आपको गेन करना, मैं इसको सिखाने की कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।